हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने परसेंटेज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पढ़ाई थी, और जैसा कि मैंने लेक्चर्स में बोला था कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं वो कैसे आ रही हैं, किस तरीके से निकल रही हैं, वो मैं आपको निकालना सिखा दूँगा। हमने मोलैरिटी पढ़ी थी, मोलैलिटी पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी। तो इनकी जो यूनिट्स थी उनको मैंने निकलवाया नहीं था कि वो कैसे आई हैं। वैसे तो वो बहुत आसान बात है उन यूनिट्स की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो यूनिट्स किस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मोलैरिटी की। ठीक, मोलैरिटी हमने पढ़ी थी, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था बताना? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही था फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को मैंने n से डिनोट किया था और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को v से। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने लिया किस में था? इन लीटर। याद ही होगा आपको, है ना? n बाय v, और वॉल्यूम को हमने किस में लिया था? लीटर में। यही फार्मूला बना था मोलैरिटी का, याद है हमें? अब भाई मोल की बात करें तो मोल की यूनिट तो हम मोल ही लिखते हैं। ठीक, n यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और मोल की यूनिट को क्या लिखते हैं? मोल ही लिखते हैं। और अगर अपन बात करें v यानी वॉल्यूम की, तो आप ही बता दीजिए वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। भाई वॉल्यूम को हम किस में कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्डली? लीटर में। तो n की यूनिट, n यानी मोल की यूनिट मोल, और v यानी वॉल्यूम की यूनिट लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये लीटर जो है वो अपॉन में है, डिवाइड में है। इसको अगर मैं डिवाइड से हटा के लिखूंगा तो इस पे -1 आ जाएगा ना, इन्वर्स आ जाएगा ना। क्या होता है अगर इस पे हम पावर 1 मान लें और इसको ऊपर ले जाएं तो इस पे लगी हुई पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो लीटर पे क्या आ जाएगा? इन्वर्स। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गई मोलैरिटी की यूनिट। इतना देखो आप, मोलैलिटी। देखिए मोलैरिटी की यूनिट हमने निकाल ली। अब बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। फार्मूला हमें बस याद होना चाहिए और हम पढ़ भी चुके हैं बहुत अच्छे से। मोलैलिटी का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमें किस में लेना है? केजी में। ठीक, अब अगर बात करें मोल ऑफ सोल्यूट की, तो अभी मैंने आपके लिए बताया है मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल को स्मॉल n से, अमाउंट को हमने w से डिनोट किया था, और केजी में ले रहे हैं तो केजी। यही फार्मूला था मोलैलिटी का हमारा, याद है आपको? n यानी मोल, और मोल की यूनिट अभी मैंने आपको बताई क्या होती है? मोल ही होती है। w यानी अमाउंट, और अमाउंट की यूनिट क्या रख रहे हैं हम? पर केजी। n यानी मोल की यूनिट मोल, और w यानी अमाउंट की यूनिट क्या रख ली? केजी। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या आ गई? मोल पर केजी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, और चाहो तो अगर हम केजी को ऊपर ले जाएं तो मोल केजी पे क्या आ जाएगा? इन्वर्स। तो मोल केजी इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये किसकी यूनिट हो गई? मोलैलिटी की, मोल पर केजी। ठीक, इसके बाद फिर नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी को हम n से शो करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को हमने E से शो किया था, याद है ना आपको? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को V से, और लीटर में ले रहे हैं तो L। ठीक, अब बात करें E यानी इक्विवेलेंट की, और इक्विवेलेंट की यूनिट हम लिखते हैं EQ। ठीक है ना? EQ यानी क्या? इक्विवेलेंट। इसका फुल फॉर्म इक्विवेलेंट ही है ना? शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया? EQ यानी इक्विवेलेंट पर V यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट यानी n की यूनिट क्या निकल के आती है हमारे पास? इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसी इक्विवेलेंट पर लीटर को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? EQ यानी इक्विवेलेंट, और लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, है ना? बोलो। तो EQ
पर लीटर या EQ लीटर इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई? नॉर्मेलिटी की। बहुत ही आसान टर्म्स है, बस मैं आप लोगों के लिए इसलिए सिखा रहा हूँ कि किसी को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। हमने मोलैरिटी भी पढ़ी थी, मोलैलिटी भी पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी भी पढ़ी थी, तीनों को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हमने इनकी यूनिट्स भी देख ली है, आप इसको नोट कर लो, मैं आगे और बताता हूँ। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेड होती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि सोल्यूशन के टेम्परेचर में अगर मैं चेंज लाऊंगा तो उससे मोलैरिटी इफेक्टिव होने वाली है। जबकि मोलैलिटी के लिए मैं ये लिखता हूँ कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब है कि सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूं तो मोलैलिटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि उसकी मोलैरिटी पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये वाली चीज़ कैसे होती है वो देख लेते हैं हम। तो मोलैरिटी का अगर मैं फार्मूला लिखूं, मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू फार्मूला होता है N/VL। यहाँ पे ये जो V है ये क्या है? वॉल्यूम। ठीक, और हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 11th में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मोलैरिटी है उसके फार्मूले में वॉल्यूम है, और जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर में अगर चेंज लाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है, और अगर वॉल्यूम में चेंज लाएंगे तो उससे मोलैरिटी भी इफेक्ट होने वाली है। जबकि अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय Wkg। यहाँ पे ये W क्या है? अमाउंट, और अमाउंट का टेम्परेचर पे या टेम्परेचर का अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझना आप कि मान लीजिए कि कोई गैस है, ये वाली चीज़ मैंने आपको 11th में भी पढ़ाई हुई है, याद करो आप, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन क्या अमाउंट बढ़ जाता है गैस का? नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मोलैलिटी में हमने ये क्या ले रखा है? अमाउंट, और अमाउंट पे टेम्परेचर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं टेम्परेचर में कोई भी चेंज लाऊंगा तो ना मोल पे फ़र्क पड़ेगा ना ही अमाउंट पे, तो मोलैलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी मोलैलिटी का टेम्परेचर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज कर दें, मोलैलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? मोल बाय अमाउंट, और टेम्परेचर चेंज होने से ना मोल पे फ़र्क पड़ता है और ना ही अमाउंट पे फ़र्क पड़ता है। जब दोनों पे ही फ़र्क नहीं पड़ता तो मोलैलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं लिखता हूँ मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जबकि अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी के फार्मूले में यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम, और टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर का चेंज वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करता है, और जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा, यानी वॉल्यूम इफेक्ट होगा, और अगर वॉल्यूम इफेक्ट होगा तो हमारी मोलैरिटी भी इफेक्ट होगी। मतलब इसे चेंज करने से ये चेंज होगा और इसके चेंज होने से ये चेंज होगी। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है किसको इफेक्ट करने वाला है? मोलैरिटी को, यानी मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करने पे मोलैरिटी भी चेंज होगी। ठीक, अब इस वाली बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म अभी तक हमने पढ़े, उन कंसंट्रेशन टर्म में जिन जिन फार्मूले में वॉल्यूम है तो वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी यानी N इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट बाय V लीटर। तो नॉर्मेलिटी में भी अगर आप देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको? बताओ, वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो सिंपल फंडा क्या बनाना है आपको दिमाग में कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे,
और जिनमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, जिनके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आ रहा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे कि मोलेलिटी। और जैसे हमने कल परसेंटेज पढ़े थे, 4 पॉइंट पढ़े थे परसेंटेज में, आप चारों के फार्मूले अगर देखें तो चारों में वॉल्यूम किस में है वो देख लें, अमाउंट किस में है वो देख लें। जिसमें अमाउंट की अकेली बात हो रही होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, और जिनमें वॉल्यूम की बात हो रही होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें परसेंट वेट बाई वेट की, तो परसेंट वेट बाई वेट में हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, अमाउंट लेते हैं सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय अमाउंट लेते हैं सॉल्यूशन का। यही था फार्मूला। अब अगर आप दोनों का अमाउंट ले रहे हो तो टेम्परेचर का इन दोनों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ना तो सॉल्यूट के अमाउंट पे टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, ना ही सॉल्यूशन के अमाउंट पे टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। तो परसेंट वेट बाई वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जबकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परसेंट वी बाई वी, तो परसेंट वी बाई वी के फार्मूले में क्या आने वाला है बताइए, वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम आएगा तो उसको टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ होगी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे और कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल फंडा हमें दिमाग में ये रखना है कि जहाँ वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और यहाँ फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे परसेंट वी बाई वी की बात करें तो परसेंट वी बाई वी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक, तो अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो इन दोनों में ही चेंज होगा, और दोनों में चेंज होगा तो इस पे भी फर्क पड़ने वाला है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जबकि अगर हम इधर टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो दोनों ही अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, नोट कर लो आप। तो आज मैंने आप सभी को सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की यूनिट्स ड्राइव करवा दी हैं, है ना। वैसे तो वो बहुत आसान था, कुछ बच्चों ने तो अपने आप से कर ली होंगी, लेकिन फिर भी हमने उनको एक बार कर लिया। ठीक है, साथ ही हमने ये देख लिया कि कंसंट्रेशन टर्म की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी होती है, कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। और सिंपल फंडा आप लोगों के लिए दिमाग में यही रखना है कि वो कंसंट्रेशन टर्म जिनके फार्मूले में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, और वो कंसंट्रेशन टर्म जिनके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं होता, अमाउंट की बात हो रही होती है, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है जो आप लोगों के लिए समझ आ गई होगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए बचा हुआ कंसंट्रेशन टर्म और जो 1-2 न्यूमेरिकल हैं जो इंटर कन्वर्जन के मैंने आपसे बोले थे वो करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।